हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। और आज हम इसमें सभी के सभी प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि हल करने वाले हैं। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्लास 10th की भी आप क्लास चालू कर दीजिए मैथ की। कोई बात नहीं है, क्लास 10th का जो भी आपका सिलेबस है बिल्कुल अब बारीकी से चलेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले हैं। तो हमारे पास टाइम कम है, सभी को अच्छे से पढ़ना है। कुछ बच्चों ने पहले पढ़ लिया होगा और अभी हम रिवीजन पे आते हैं उसके। तो चलिए, पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एक वीडियो डाल रखी है मैंने चैनल पर, आप जाना, और उसमें लिखा होगा क्लास 10th वाले और 9th वाले दोनों ही 95% कैसे बनाएं। उसको ज़रा आप देखना। मैंने उसमें कुछ ऐसी टॉपिक रखे हैं, कुछ टिप्स रखी हैं जिससे आप अपनी जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं का मतलब क्या होता है। वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है? जो चीज नेचुरल होती है वो रियल होती है, जो रियल वास्तविक में होती है उसको बोलते हैं हम रियल नंबर। यानी कि जो संख्याएं हमारी पूर्णांक हैं, परमेय हैं, अपरमेय हैं और पूर्ण हैं, भाज्य हैं, अभाज्य हैं, ये सभी की सभी संख्याएं हमें इसमें आज देखने को मिलेंगी। चलिए, तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपको बड़ी बारीकी से समझना है एक एक क्वेश्चन को। तो पहला हमारा क्वेश्चन होता है 140। नहीं, ये तो पार्ट है उसका। क्वेश्चन को समझिए जरा एक बार। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, यहां मैं एक क्वेश्चन कुछ लिखता हूं आपके लिए, फिर आप मुझे बताना। ये है हमारा कितना? 4। तो इस संख्याओं को अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या होता है? इसके दो अभाज्य गुणनखंड निकल के आते हैं, 2 और 2। तो इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। इसके भी हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। चलिए, ये तो हमारा छोटा था तो इसको तो हमने निकाल के बता दिया कि ऐसे होगा। अगर वो संख्या बड़ी है 140 तो उसको कैसे करेंगे? चलिए, बारीकी से एक एक चीज समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है 140। आपको इस तरह से 140 को लिखना है और इसी के जस्ट सामने आपको सॉल्व करके बताना है 140 को इस तरह से। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। फिर हम इसको करेंगे 5 से डिवाइड तो ये 7 बार जाएगा। 7 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको देखिए। यहाँ आप बताइए 2 कितनी बार आया है। थोड़ा सा मैं इसको दूर रखता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए, मुझे बताइए इसमें 2 कितनी बार आया है। आप कहोगे सर 2 बार आया है। कोई बात नहीं, 2 बार आया है तो इसकी घात कितनी? 2 हो जाएगी। अब आपने देखा यहाँ पर क्या है? 5 है। 5 कितनी बार आया है? 1 बार है। तो इसको हम लिखेंगे 5 की घात 1। यहाँ पे लिखना है आपको 5 की घात 1, क्योंकि 1 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। लो, हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको करना था। ये आपका हो जाता है क्लियर। ये रफ कार्य था, इसको छोड़िए। क्लियर है। अब अगला पार्ट हमारा होता है 156। आप चाहे तो वीडियो को रोक के खुद से भी कर सकते हैं और कोई बात नहीं, मैं तो करवा ही रहा हूं। यहां पे लिखना है आपको 156। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए कैसे करना है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पीछे हमारी एक सम संख्या है। सम संख्या को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 सत्ते 14 होता है, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिये 6, 2 नम्मे 18। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। और 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13। हो गया सॉल्व। अब 2 कितनी बार आया भाई? 2 आया है हमारा 2 बार। तो घात कितनी आएगी? 2। 3 1 बार आया है और 13 1 बार आया है। क्लियर है। ये हमारे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है। यानी ये जो संख्या दे रखी हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है। एक एक चीज को बारीकी से समझना है। ये हमारे काम का रहा नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, ये कोई काम का नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम अगला पार्ट हमारा होता है 38 और 25। 38 और 25 को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे 38 और 25। अब बताइए कितने से डिवाइड होगा? 2 से तो हो नहीं सकता है। चलिए 3 से करके देखते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 3 5 15। ये तो आपको आते होंगे क्योंकि क्लास 10th में आप, इसीलिए इसको 3 से फिर डिवाइड करेंगे और 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15।
अब 5 से डिवाइड करना है इसको, 5 एकम 5 अट्ठे 40 और पचम 25, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17। क्लियर है। अब बताइए 3 कितनी बार आया है? 3 आया है आपका 2 बार। तो 3 की घात, 1 मिनट, 3 की घात कितनी? 2, क्योंकि 3 कितनी बार आया था? 2 बार आया था। 5 कितनी बार आया था? 1 बार आया था। 1 बार नहीं आया, 5 2 बार आया है। और 17 कितनी बार आया है? 17 आया है हमारा कितनी बार? 1 बार। तो 1 घात लगा देना। ये हमारा रफ कार्य था, इसको छोड़िए आप। क्लियर है। अब देखिए मजा आया। ऐसे ही करके आपको भी सभी के सभी सॉल्व करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सरल है। ऐसे ऐसे तरीके से समझाऊंगा आपको कि आप भी कहोगे सर मजा आया। बिल्कुल एक एक चीज को बारीकी से जानिए। अगर कोई डाउट रहता है तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे हमारी क्लास में डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होती। चलिए आगे देखें हम। अगला हमारा जो पार्ट है वो है हमारा 5005। यही दे रखा 5005। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखना है आपको 5005। भाई 5 से डिवाइड तो 1 बार हो गया ये। अब हम इसको 7 से करेंगे। 7 एकम 7, 3 बचेगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 तिये 21 हो जाएगा। अब 11 से करेंगे, 11 एकम 11, 11 तिये 33 और 13 से करेंगे, 13 एकम 13। है आसान। चलिए 5 कितनी बार आया है? 5 1 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 11 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 13 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। हो गया। है ना आसान। इसको हमें लिखना नहीं है, ये रफ कार्य है। क्लियर है। अब एक और देखिए इसमें, ये हमारा होता है, थोड़ा स्पेस दे दूं मैं इसमें, ये लीजिए। अब एक होता है हमारा अगला जो पार्ट बचता है वो होता है 74 और 29। इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान है, बस आपको बारीकी से समझना है एक एक चीज को। यहां पे हम लिखते हैं क्या? 74 और 29। अब 74 29 को भाई कैसे करेंगे? आपने करके देखा होगा। तो ये डायरेक्ट होगा 17 से। करके देखना एक बार। तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 24, 17 तिक्कम 17 चौक 68। हाँ 17 चौक 68। कितनी बार कितने बचते हैं? 6। और 17 ती 51, फिर 11 बचेंगे, 17 सत्ते 119। क्लियर है। अब 19 से करना है इसको। 19 एकम 19 और 19 दूनी 38। कितना बचा? 5। और 19 तिये 57 और इसको 23 से डिवाइड करेंगे, 23 से कम 23। है ना आसान तरीका। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारा 5 7 11 13, ये उसके बाद में ये होता है हमारा 74 और 1 मिनट, 17 आया एक बार हमारा, और एक बार 19 आया था, और एक बार हमारा कितना आया? 23। बच्चों समझ में आया? क्लियर है ना। एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको बता रखी है, समझिए। आपको केवल कुछ नहीं करना है, उसको केवल गुणनखंडों में तोड़ना है। कोई सी भी संख्या आपको आ जाए, इसमें संख्या चेंज होके आइए। देखिए मैं आपके लिए मोस्ट जो टॉपिक है वो भी डाल के रखूंगा चैनल पर, आप जाना है चैनल पर, उसको भी देखना है। मोस्ट क्वेश्चन निकाल रखे हैं फर्स्ट चैप्टर से, और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप देख लेना, उनको मोस्ट मैंने डाल रखे हैं। तो ये हमारा होता नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, ये होता है हमारा क्या? कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांक हमारी ये जो संख्या दे रखी है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब होता है बच्चों जोड़े। जैसे कि हमारे यहाँ पर पहला दे रखा है 26 और 91 का जोड़ा, इनको हम बोलते हैं युग्म। इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद में हमें इसकी जांच भी करनी है, और जांच में बताना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल एक एक स्टेप आराम से समझिए। ठीक है। चलिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, यार स्टार्ट करें। 26 और 91। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इनके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, 26, और यहाँ पर लिखना है आपको क्या, 91। इतना लिख लिया, केवल उसी को जैसा का जैसा लिख देना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 13 से करेंगे, 13 एकम 13, यहाँ 7 एकम 7 और 7 तिये 21 और 13 एकम 13। क्लियर है बच्चों। यहाँ 2 दे रखा है और यहाँ हमारा दे रखा है कितना, 13।
यहाँ दे रखा है 7 और यहाँ दे रखा है 13, यानी कि एक एक घात लगानी है इस पे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, इनके माध्यम से हम इसकी एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल देंगे। देखो कैसे, ये हमारा रफ कार्य है, इसको हमें नहीं लिखना है, ठीक है। इतना खत्म करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, फिर उसकी जांच करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ हमारा 26 का और 91 का। भाई एक और दे रखा है हमारा एलसीएम, दोनों ज्ञात करेंगे, एलसीएम 26 का और 91 का। चलिए सबसे पहले हम 26 के एचसीएफ में कैसे ज्ञात करें, भाई क्या ऐसा देखें जिससे हमारा एचसीएफ आ जाए। तो पहले एक बात है, इसको जरा गौर से सुनना। जिन संख्याओं के गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होती है, यानी कि उभयनिष्ठ होती है, और जिसकी घात छोटी होती है, उसको एचसीएफ में लिखा जाता है। बाकी का एलसीएम में जो घात बड़ी होती है उसको लिखा जाता है, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखा जाता है। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का एक तरीका था, तो इसको आप जरूर समझें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या एचसीएफ। तो अब मुझे बताइए, यहाँ हमारा दे रखा है 2 की घात 1, क्या इसमें 2 है? आप कहोगे सर नहीं है 2। क्या इसमें और जैसे 7 है, 7 है इसमें? नहीं है। केवल 13 एक ऐसी संख्या भाई जो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए 13 की छोटी से छोटी घात। पर यहाँ तो दोनों की घात सेम है, भाई सेम है तो कोई सी भी एक घात ले लीजिए। तो एचसीएफ आपका आने वाला है 13। इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, यहाँ पे हमें लिखना है 2 और फिर लिखना है 7। ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम में हम बड़ी से बड़ी घात लेते हैं, पर इसमें कोई भी घात 1 से बड़ी नहीं है, इसीलिए हम इसको एक एक करके लिख देंगे। पहले 2, फिर 7, फिर ये हमारा एक 13। अब आप सोचोगे 13 कॉमन क्यों? भाई 13 कॉमन ही लेते हैं, जो संख्या कॉमन होती है उसको एक बार लिख लेते हैं, और उसकी घात बड़ी होती है उसको हम एलसीएम में लेते हैं, और उसकी घात छोटी होती है उसको हम एचसीएफ में लेते हैं। अभी घात कौन सी बड़ी है इसमें भाई एलसीएम में? तो दोनों की घात सेम है, कोई सा भी ले लो। तो इसका सभी का गुणा करेंगे, 13 7 91, 91 दूनी 182। तो 182 हमारा एलसीएम आने वाला है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, आगे हम इसमें देख पाएंगे क्या, जांच। तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं जांच, और जांच में हमारी 2 संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी? यहाँ पे लिखना है आपको 2 संख्याओं का गुणनफल। भाई 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है किसके? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। क्लियर है? एचसीएफ और किसके? एलसीएम के। भाई 2 संख्या कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है 26 और एक होती है 91। क्लियर है? और एक और होती है एचसीएफ, कौन सी होती है भाई? एचसीएफ है हमारी कितनी? 13, और एलसीएम है हमारी कितनी? 182। क्लियर है इतना? अब आपको इसमें क्या देखना बच्चों, इसमें आपको देखना है कि दोनों का गुणा अगर बराबर होता है तो हमारी जांच कैसी होगी? सही। कहने का अर्थ है ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। LHS और RHS अगर दोनों बराबर होते हैं तो फिर क्या होता है, वह संख्या हमारी कैसी है, उसकी जांच कैसी है? बिल्कुल सही है। चलिए 26 का और 91 का गुणा आप करके देखिए, मुझे तो पता है क्या आने वाला है। 2366 इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2366। मैंने टाइम खराब ना हो इसीलिए पहले ही करके रखा था। और इनका भी आप जब गुणा करोगे तो ये भी कितने आने वाला है बच्चों? 2366। तो यहाँ पे 2366 और 2366। तो इस प्रकार से आपका पहला जो क्वेश्चन था बच्चों वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। बताओ कितना सरल होने वाला है, नहीं? ऐसे ही आपको सभी करना है, ये जो बचे हुए हैं इनको आपको खुद करना है। क्लियर है? चलिए अब हम अगले और हैं इसमें, उनको सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपका क्लियर है, इसको नोट कर लेना है आपको। अब मैं अगली संख्या लेता हूँ इसी की जगह, तो ये सब मुझे हटाना पड़ेगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वही की वही रहने वाली हैं, तो उसको मैं नहीं हटाऊंगा। अब देखिए जैसे ये हमारा हो गया है तो इसको छोड़ दो। अब हम अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है हमारा 510 और एक है हमारा कौन सा? 92।
510 और 92 का हमें क्या करना है, उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। भाई अभाज्य गुणनखंड हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, ये तो सिंपल है। भाई सिंपल है तो निकाल के देखो जरा, 510 का और 92 का, दोनों के हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, एक को यहाँ मानिए, कितना हो जाता है बच्चों, ये होता है हमारा 11। तो 2 5 10, अब कितना होता है यहाँ पे, फिर एक बचेगा, 2 5 10। अब हम 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 5 15, 5 से करेंगे, 5 एकम 5 और 5 तिये 15, और सॉरी 5 से करेंगे तो ये होगा हमारा कितना, 5 एकम 5, 3 बचेगा 5 7 35 और 17 एकम 17। क्लियर है बच्चों। आगे आप देखें 92 का, 92 का 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 23 से करेंगे, 23 एकम 23। है बहुत सरल, ऐसे ही तो मैं बोल रहा था आपसे, ऐसे ही करना है सभी के सभी। अभी अब इसमें गुणनखंड देखिए जरा, तो पहले वाले में जो गुणनखंड आए हैं बच्चों, वो आए हमारी 2 की घात 1, फिर आया है 3, 3 की घात 1, फिर आया है 5, 5 की घात 1, फिर आया है 17, 17 की घात 1। जो संख्या एक बार है उनकी घात 1 है, जो संख्या 4 बार है उनकी घात 4 है। तो 2 3 5 17 ये हमारे थे, हमने लिख दिया है। नेक्स्ट में आपने 2 देखा होगा, 2 बच्चों कितनी बार आया है, आप कहोगे सर 2 2 बार आया है। तो इस वाली संख्या में 92 वाली में हमें 2 की घात 2 लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 2 बार आया है। यहाँ पे एक और संख्या है हमारी 23, और 23 एक बार आया है, तो 23 को आप इस तरह से लिखना है। क्लियर है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंडों के बाद में हमें इसको हटा देना है, ये हमारा काम का नहीं है, ये रफ कार्य था। अब बच्चों अब क्या करना है आपको, अब समझिए जरा, यहाँ पर HCF चाहिए हमें कितने का, 510 का और 92 का, और LCM चाहिए 510 का और कितने का, 92 का, यही चाहिए। अब HCF हमारा 510 और 92 का क्या होने वाला है, मैंने आपको क्या सिखाया था, वो संख्या लेते हैं जो कॉमन होती है। अच्छा कॉमन क्या है भाई, इसमें कॉमन तो हमारा इसमें केवल 2 ही दिख रहा है। अब 2 में से भी कौन सी संख्या लें, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। मैंने अभी क्या बताया था आपको, HCF में जिसकी घात छोटी होती है और जो संख्या कॉमन होती है उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि HCF में 510 और 92 दे रखा है, भाई 510 और 92 में HCF में क्या लिया जाए, आप कहोगे सर 2 लिया जाए, और 2 की घात कितनी है 1, उसको लिया जाएगा, क्योंकि घात छोटी लेते हैं HCF में, और LCM में घात बड़ी ली जाती है। अब देखिए HCF हमारा क्लियर हो चुका है। अब HCF LCM की बात कीजिए, तो बड़ी से बड़ी घात क्या होती है बच्चों, ये दोनों की दोनों कॉमन है। बड़ी घात क्या है भाई, 2 की घात 2 है, इसको लिया जाएगा। फिर हमारा जो बचता है 3 है, फिर 5 है, फिर हमारा 17 है, फिर हमारा 23 है, ये सब होता है। अब आपको इसका करना है क्या बच्चों, गुणा, किसका, 2 की घात 2 का, 3 का, 5 का, 17 का और 23 का, इसका गुणा करोगे तो ये आएगा 23,460। ये आपका LCM होने वाला है, क्या है 23,460। क्लियर है, 23,460, सिंपल सी बात है यार, इसको इस तरह से निकालना पड़ता है LCM को। अब जांच करना है हमें, तो मैंने बताओ अभी गुणा करके क्यों नहीं बताया भाई, बहुत टाइम लग जाता है इसको करते करते, मतलब थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाती है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको करना है, खुद से ध्यान रखना, इसको करना है सॉल्व, पहले ये कर लेना, उसके बाद में आप खुद से कर लेना। अच्छा इसमें कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में इसकी संख्या भी बदल के दे सकता है वो, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर आपको मेथड का यूज यही करना है, आपको ये विधि आना चाहिए समझ में, फिर आप कर दोगे। क्लियर है। तो 2 संख्याएं हमारी होती है बच्चों 510 और 92। यहाँ HCF होता है 2, LCM होता है 23,460। सिंपल है भाई। अब इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करने पर आपको मिलेगा 46,920, 46,920। ऐसे ही अगर हम उसका गुणा करते हैं 46,920, इसका गुणा कीजिए, देखो 2 का करेंगे 0 में कितना होगा 0, 2 का करेंगे 6 में 12 की 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 हासिल 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। और इधर भी गुणा किया तो 46,920
क्या समझ में आया भाई? ये समझ में आया कि ये दोनों साइडें बराबर हैं और जांच में क्या होता है, LHS और RHS बराबर होते हैं, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हुआ करते हैं। तो ये क्लियर है आपका। आगे हम देखते हैं, इसको नोट कर लेना है आपको। मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि अगला पार्ट मुझे करना है। बहुत ही आसान है, ऐसे ही करते रहना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बार ध्यान रखना। तो इसको करके रखना है आपको सभी को, और ये तो वैसा का वैसा रहता है, तो विधि हमारी वही रहेगी और केवल संख्याएं चेंज हो जाएंगी। चलिए अगली संख्या हमारी 336 और 54। यहाँ पे आपको लिखना है 336 और 54। तो 336 और 54 के हमें बच्चों क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में हमें उसका HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे। क्लियर है, यही करते आए हैं तो या आगे भी यही करेंगे। ठीक है, तो 336 और 54 दोनों को यहाँ पे लिख दिया है। देखिए यहाँ करेंगे हम 2 से, 2 एकम 2 और एक बच्चे का कितना हो जाएगा 13, 2 छिंग 12 और कितना बचा 1, तो 2 अट्ठे 16। क्लियर है, 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से करेंगे तो कितना होता है भाई, 3 से करेंगे तो ये होता है हमारा 3 सत्ते 21 और 7 से करेंगे 7 एकम 7। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, उसमें नीचे स्पेस कम था इसलिए। अब सॉल्व तो करना आपको आता ही है। अब यहाँ देखिए 2 से करेंगे 2 दूनी 4, एक बच्चे का 2 सत्ते 14, 3 नम्बे 27, 3 तिरके 9, 3 एकम 3, है ना। सिंपल सा, बिल्कुल आसान है भाई, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें भाई 2 कितनी बार आ गया, अब की बार देखो जरा 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 4 बार। तो क्या घात लगानी चाहिए भाई, 2 की घात लगा दीजिए 4। ठीक है भाई, 3 कितनी बार आया है, 1 बार। 7 कितनी बार आया है, 1 बार। सिंपल ही तो है भाई, 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 बार। 3 कितनी बार आया है, 3 बार। यही सब है, 3 बार। अब देखिए एक बार मैच करके देखिए, इसमें 4 फिर से गलत नहीं होना चाहिए। 4 कितनी बार आया था आपका, 4 आया था, सॉरी 2 कितनी बार आया था, 4 बार आया था। और 3 कितनी बार आया था, 1 बार आया था। और उसके बाद में हमारा 7 कितनी बार, 1 बार आया। वहां पे हमारा 2 कितनी बार आया है बच्चों, 1 बार आया है 2। और 3 कितनी बार आया है, 3 आया है हमारा 3 बार। तो घात कितनी आनी चाहिए, 3 की घात 3 हो जाएगी। अब ये तो हमारे काम के रहे नहीं, इसको हटाओ। जिंदगी में इतनी मेहनत करना है यार कि ये सभी सवाल बवाल जो कुछ भी है आपको ये चुटकियों का काम हो जाए। इतनी मेहनत किया करो, दिन रात एक कर दो। बस स्कोर एक ही है 95%। सभी बच्चों से विनती है भाई, कुछ भी करो इतनी मेहनत करो कि 95% निकाल दो स्कोर यहाँ से। चलिए अगला देखें। आगे हमें इसमें अगला स्टेप जो है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें, वो सॉरी HCF और LCM निकालना भाई। तो 336 और 54 के निकालेंगे हम। क्या HCF और LCM भी 336 और 54 का है। चलिए निकाल के बताइए। मैं थोड़ा पानी पी लूं, जब तक आप निकाल के बताओ मुझे। निकालो जरा, क्या होने वाला है देखो भाई। छोटी छोटी गार लेना है HCF में। तो HCF में आपने देखा होगा इसमें 2 भी कॉमन है भाई, 3 भी कॉमन है। ये बड़ी समस्या बनी होगी, डट जाइए। तो यहाँ पे 2 लिखना है आपको, क्योंकि भाई घात छोटी है। 3 में से भी ये भी कॉमन था, ये भी कॉमन था। जब दोनों कॉमन थे तो क्या किया, इन दोनों को कॉमन में से क्या निकाला मैंने, 2 छोटी घात निकाली। इन दोनों के कॉमन में से क्या निकाला है मैंने भाई, 3 की घात छोटी वाली निकाली है। और इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। HCF हो गया 6। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं LCM। भाई LCM में क्या है, तो LCM में बड़ी से बड़ी घात है, तो 2 की घात 4 बड़ी है, 3 की घात 3 बड़ी है, और 7 एक बार दिया है। अब इन सभी को आपको खोलना है, यानी कि ब्रैकेट को आपको खोलना है, फिर इनका गुणा करिए।
मैंने इनका गुणा किया था तो आया था 3024। आप भी गुणा करोगे तो 3024 ही आएगा, क्योंकि संख्या तो एक ही दे रखी है। मैं करूँ या आप करें कोई बात नहीं है, मैं कर देता हूँ। 3024 है, आपको भी करना है, संख्या सेम ही है, यही आंसर आएगा 3024। अब हम इसकी जांच करते हैं। जांच में हमें 336 का गुणा करना है, किसके साथ में? 54 के साथ में। भाई इधर भी हमें एचसीएफ देखना है, तो एचसीएफ 6 है और एलसीएम 3024 दे रखा है। हो गया। अब इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 18144, और इधर भी गुणा करेंगे तो 18144। इधर भी 18144, उधर भी 18144। जब दोनों की साइडें आई हैं बराबर, यानी कि एलएचएस और आरएचएस बराबर, तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि दोनों की दोनों साइडें बराबर हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे अब हम देख पाए, इसमें अगला क्वेश्चन जो है तीसरे नंबर का, वो होने वाला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है हमसे। तो इन संख्याओं के क्या करना है बच्चों? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सिंपल है, बहुत ही इजी है। अब की बार हमें इतना तामझाम नहीं करना है, केवल एचसीएफ एलसीएम पहले तो हम 12 को लिखेंगे और फिर 15 को लिखेंगे और फिर 21 को लिखेंगे। इनके निकालेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, फिर निकालेंगे क्या? एचसीएफ, फिर निकालेंगे क्या? एलसीएम। बस इतना ही पूछा है भाई, जितना पूछा जाए उतना ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 12, फिर लिखेंगे 15 और फिर लिखेंगे क्या? 21। है ना सिंपल? चलो 2 से करते हैं पहले। 2 छिंग 12, 2 से करेंगे 2 तिये 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3। हो गया। इसको करिए 3 से कीजिए 3 5 15, 5 एकम 5। इसको 3 से कीजिए 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। हो गया। बहुत ही आसान है भाई। 2 कितनी बार दे रखा है? 2 दे रखा है, 2 बार घात 2 लगा दीजिए। 3 दे रखा है, 1 बार घात 1 लगा दीजिए। ये निपट गया। आगे देखें 3, 3 एक बार दे रखा है, 5 एक बार दे रखा है, ये भी खत्म। उधर भी 3 एक बार दे रखा है, 7 एक बार दे रखा है, ये भी खत्म, और ये भी खत्म, और वो भी खत्म, यानी कि पूरा सवाल भी खत्म। अब कुछ नहीं बचा उसमें। ये हो गया क्लियर। तो इसको हम निकाल देते हैं। तो पहला जो हमारा आया था उसका जो गुणनखंड है बच्चों, वो होने वाला है कितना? 2 की घात 2 और 3। फिर है 15 का 3 की घात 1, और ये होता है 5 की घात 1, क्योंकि एक ही बार आया है। उसके बाद में हमारा क्या है? ये दे रखा है 21 का 3 और 7, 3 और 7 आ गया। अब ये तो क्लियर हुआ भाई। इसको हटाओ जरा, गर्मी बहुत तेज है यार। अभी तो देखो सितंबर निकलने वाला है, फिर भी गर्मी कितनी तेज पड़ रही है। सबसे पहले लिखेंगे 12 का, 15 का और 21 का। यहाँ पे भी लिखना है 12 का, 15 का और 21 का। एचसीएफ एलसीएम निकालना, क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच नहीं करना है इस बार, अब की बार, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए केवल हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन देखो पहले तो। एचसीएफ में मैंने एक ही चीज सिखाई है आपको, क्या? जो संख्या कॉमन होती है उसी को लिखा जाता है भाई। 3 3 3, और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है भाई, लिख देते हैं 3 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। और कुछ दिख रहा है इसमें एचसीएफ में? एचसीएफ के लिए कॉमन में कुछ है ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? चलिए आगे एलसीएम की बात कर। तो एलसीएम में तो बड़ी घात पहले लिखेंगे भाई। उसके बाद में इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन दे रखा है। फिर क्या दे रखा है? सॉरी, इसमें यार 3 भी तो है। 3 कॉमन था, उसको तो लिखना, पर 5 आ गया। फिर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। हो गया। अब देखिए इसका गुणा करना है। 7 5 35, 35 तिये 105, 105 दूनी होते 210, और 210 दूनी 420। तो 400 भाई 20 आ गया हमारा क्या आंसर? आंसर भी 420 है, देखो जरा। तो आंसर हो जाता है हमारा कितना? 420। क्लियर है बच्चों? तो बताओ कैसा लगता है आपको ये? सिंपल सा है ना। अब अगला वाला देखेंगे क्या? 17 23 और 29 वाला। 17 23 और 29 भी इंटरेस्टेड है इसमें। तो आप सोच, अरे इसमें कंफ्यूज हो जाओगे यार थोड़ा। देखो मैं बताता हूँ, इसमें आप कहोगे सर इसमें क्या करें क्या ना करें। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। इसको नोट कर लिया था ना आपने? हो गया था ना नोट? एक बार और कर लेना भाई, नहीं कहोगे सर उतारने नहीं दिया। हो गया ना? ये क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं। देखो जरा, आगे हमें लिखना है क्या? 17 का और 23 का और 29 का। 17 का, 23 का और 29 का हमें क्या करना है? हमें निकालना है इनके अभाज्य गुणनखंड। तो देखो जो संख्याएं अभाज्य होती हैं यार पहले से,
उनके गुणनखंड क्या होंगे बताओ। उनके गुणनखंड तो केवल एक होता है और वो संख्या खुद होती है। ऐसे ही एक होगा और 23 खुद होगा, एक होगा और 29 खुद होगा। बस यही तो संख्याएं दे रखी होती है और उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। क्लियर है बच्चों। आगे हमने देखा, देखो हमें क्या चाहिए, 17 का, 23 का और 29 का। अभी और समझा रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट रुकिए। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये एक कहाँ से आया। भाई सभी संख्याओं के गुणनखंडों में एक तो कॉमन रहता है यार, सभी के में रहता है एक कॉमन। जहां कुछ कॉमन ना दिखाई दे वहां आपको क्या करना है, एक कॉमन लेना है, ठीक है। तो सभी में क्या कॉमन है, एक। और वैसे भी वो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड तो केवल स्वयं होता है और एक होता है। तो एचसीएफ की बात बनी, यहां से आया एक। अब हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या लेते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। भाई कॉमन तो एक है, एक का तो आप कुछ कर नहीं सकते, पर लिख दीजिए। और फिर हमारा आता है क्या, 17, फिर आता है 23, फिर आएगा हमारा क्या, 29। और इन सभी का करना है भाई आपको क्या, गुणा। तो इन सभी का जब आप गुणा करोगे तो फिर आपको कितना प्राप्त होने वाला है, 22, 33 कितना होगा, गुणा करके देखो जरा इसका कितना होने वाला है। सभी का गुणा करेंगे क्या, तो इस सभी का गुणा करने पर आपको कितना प्राप्त होगा, सभी का गुणा करना है यार इसका। 22, 33, 8, इसका गुणा होने वाला 11, 33, 9। तो 11, 33, 9। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम लगता है यार गुणा करने में, बहुत समय खराब होता है, इसीलिए मैंने पहले से ही करके रखे हैं सभी के। 11, 33, 9 ये आपका क्या होने वाला है, इसका गुणनखंड होने वाला है, यानी कि सॉरी गुणा होने वाला है किसका, एलसीएम का। भाई एलसीएम कितना आ गया, 11, 33, 9 आ गया। आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं, 11, 33, 9 ही है। अब इसमें आगे हम देखें अगला पार्ट, अगला पार्ट हमारा होता है ये वाला। तो इसको देखिए जरा, बहुत मेहनत किया करो, अब दिन रात एक कर दो बस, टाइम कम बचा है अपने पास। यहाँ पे अपना आता है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 में से आपको पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, फिर 9 के निकालने, फिर 25 के। वैसे आप अभी तक निकालते निकालते तो समझ ही गए होंगे यार क्या गुणनखंड आने वाले हैं। 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 3 से करेंगे 3 तिरके 9, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 5 से करेंगे 5 25, 5 से करेंगे 5 एकम 5। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इसके गुणनखंड लिख लेना है आपको। 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार। यहाँ पर भी आप थोड़ा डाउट बना रहेगा आपको कि सर क्या कर दिया ये आपने। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब भाई इसके गुणनखंड में तो हमें कॉमन लेने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है पहले 8 का, 9 का और 25 का। और ये 8 का, 9 का और 25 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों लिखना है। अब आप यहाँ पे एक कंफ्यूजन बनी रहेगी आपको कि भाई एचसीएफ में सर हम अब की बार क्या करें, आप तो कह रहे थे कि अभाज्य संख्या है, पर ये तो भाज्य संख्या है। पर यहाँ पे कॉमन लेने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। जहां कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं बचता वहां हमारा होता है एक, ये हमारा कोई काम का नहीं है। तो सभी संख्याओं के गुणनखंडों में एक कॉमन रहता है बच्चों, ध्यान रखना। सभी में हमारा एक तो कॉमन रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना है एक एक सभी में कॉमन रहेगा, ओके। अब उसके बाद में आपने देखा क्या, एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ आपको कितना दिख रहा है, एचसीएफ आपको दिख रहा होगा सभी में कॉमन एक, तो क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे। भाई एलसीएम में क्या कॉमन है, एलसीएम में तो हम बड़ी से बड़ी घातें लेते हैं, तो इसमें तो सभी की घात बड़ी है, किसको लोगे, तो सभी को ले लेते हैं। पहले एक लिख लीजिए, फिर 2 की घात लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 5 की घात 2। सभी को आप ब्रैकेट से खोल लेना है एक बार ऐसे, देखो 1 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 3 पर घात कितनी थी, 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, यही थी। देखो तो इनमें क्या था कि 3 की घात 2 की घात 3 थी और 3 की घात 2 थी और 5 की घात भी 2 थी, सही है। सभी का गुणा करोगे तो आपको मिलने वाला है 1800। इसका गुणा जब करोगे तो सभी का गुणा क्या मिलेगा, 1800। यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया, 1800, और एचसीएफ कितना आया है, 1। यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या होता है कभी कभी आपको कॉमन लेने के लिए प्रॉब्लम होगी, तो कॉमन कुछ ना हो वहाँ एक कॉमन ले लिया करो। क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एचसीएफ 306 और 657 का पहले से ही हमें 9 दे दिया गया है, ठीक है। क्लियर है, ये तो 9 दे दिया गया। अब हम क्या करना है, अब हमें इसका एलसीएम और ज्ञात करना है। भाई हमें पता होता है दो संख्याएं दे रखी हैं, एलसीएम क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर में होता है।
तो इसमें पहले तो हमें एचसीएफ दे रखा है, अब एलसीएम ज्ञात करना है। तो सिंपल है, यहां पे लिखेंगे हम क्या, हल लिखना, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो बराबर होता है HCF इंटू LCM के, इसी के बराबर होता है। अब दो धनात्मक पूर्णांक क्या है भाई, 306 इंटू 657, यही दे रखा है। यहाँ पे आपने HCF देखा भाई, HCF तो पहले से ही 9 दे रखा है, और ज्ञात क्या करना है, LCM। LCM कितना है भाई, 306 और 657 का ज्ञात करना है, 306 और 657 इसका ज्ञात करना है। सिंपल सा है नहीं। अब देखो इनका गुणा करेंगे, उससे बढ़िया है कि 9 को इधर लेके आओ पहले। तो 306 इंटू 657 बटे में कितना होता है बच्चों, 9 होता है। क्लियर है। यहाँ पे आपने देखा एलसीएम बचता है हमारा, क्या एलसीएम निकालना है हमें, 306 और 657 का, इसका हमें एलसीएम निकालना है। इसको आप डिवाइड कीजिए जरा, देखो कैसे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एक कम 9, इसको करेंगे 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 तीस 27, कितना बचता है 3, 3 यहाँ मानिए, कितना हो गया 36, 9 चौक 36, यानी कि 34 आया। तो संख्या को सीधा करके लिखिए पहले आप, यहाँ LCM कितना 306 और 657 बराबर में हमारा होता है क्या, इधर गुणा होगा तो 34 और 657। अब हमें क्या करना है, इसी को एक बार और लिख लेना है, लो हो गया। अब हमें क्या करना है, 306 और 657 का क्या करना है, गुणा करना, सॉरी 34 का और 657 का करना है हमें गुणा, क्योंकि हमने यहाँ डिवाइड कर दिया ना 9 से। अब उसको सॉल्व करेंगे तो 22 33 8 आने वाला है इसका, तो सिंपल सा है 22 33 8, लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही तो करना था हमें, इसका एलसीएम निकालना था, एलसीएम क्या निकलने वाला है 22 33 8, है ना क्लियर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है आपको, और ये क्वेश्चन को आप बारीकी समझिए, कोई डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट करके बता दिया करो, आप ही के लिए तो यार पढ़ा रहा हूँ, बस बता दिया करो। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कौन सा, 5वें नंबर का, उसमें हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि, यानी कि हमें जांच करना है क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कि कोई भी संख्या है प्राकृत संख्या n है, उसके लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए यहाँ कोई संख्या है 6, ठीक है, इसकी घात क्या है n। अब n कोई संख्या प्राकृत हो सकती है, कोई सी भी प्राकृत संख्या, मान लीजिए 1 है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई सी भी संख्या ले सकते हैं आप 6 की घात n में। और उसमें आपको क्या बताना है बच्चों, आपको बताना है कि वो जो संख्या है कोई सी भी घात लेने पर वो संख्या हमारी 0 पर समाप्त होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो आपने इसको अच्छे बारीकी से समझा, मैंने क्या कहा, देखो एक बार और रीड करते हैं इसको, फिर हम बारीकी से समझते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपने जैसे 6 की घात n में कोई सी भी संख्या ली 1, तो इसको अगर हम 0 पर समाप्त करना चाहे तो क्या ये 0 पर समाप्त होगी, चलिए देखते हैं। तो कितने पर समाप्त हुई है, 6 पर। अगर हम 6 की घात कोई सी भी संख्या 2 ले ले तो क्या होगा हमारा, 6 6 36 हो जाएगा। 6 की घात 3 ले ले, कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए क्या ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त हुई, नहीं हुई है। चलिए हम ऐसी संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में जो 0 पर समाप्त होती हैं। तो मैंने एक संख्या ली है 10, बच्चों ये 0 पर समाप्त है। मैंने कोई संख्या ली है 20, ये भी 0 पर समाप्त है। तो ऐसी संख्याओं के हमने उदाहरण लिए हैं जो 0 पर समाप्त है। हमने 6 को देखा तो 6 में कोई सी भी संख्या लगा घात रख ली है हमने, 6 की घात कोई सी भी प्राकृत संख्या n, हमारी कोई सी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हुई है। तो भाई ऐसी संख्या लो जो 0 पर समाप्त हो, हम देखें भी तो उसमें क्या है ऐसा जो 6 में ऐसा नहीं है, ऐसा क्या है। तो इसके जब आप गुणनखंड करोगे तो 2 और 5 होंगे, इसके जब आप गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 5 होंगे, ठीक है। आप इसके गुणनखंड करोगे तो क्या होंगे, इसके गुणनखंड करोगे बच्चों तो 2 गुणा 3 होंगे।
अच्छा, आपने इसमें ऐसा क्या देखा है ये बताना है आपको। तो इसमें बच्चों दोनों संख्याओं में आपको 2 और 5 देखने को मिलता है, इसमें भी 2 और 5 देखने को मिलता है, यानी कि वो संख्या जो 0 पर समाप्त होना चाहती है उसके गुणनखंडों में 2 और 5 होना चाहिए, जब भी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा, क्या क्या आया इसमें, देखो इसमें हमने 2 और 3 देखा, क्या 0 पर समाप्त हुई, नहीं हुई। तो यहाँ 0 पर समाप्त करने के लिए उसके गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 और 5 आना जरूरी है, तभी वो 0 पर समाप्त हो पाएगी। अगर हम इसका कुछ लिखना है लैंग्वेज, उसको आप लिखना, देखो कैसे, जैसे ए लिखा है मैंने, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, छोटी सी लैंग्वेज है, आसानी से आप लिख लेंगे। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। तो जहां पे हमने देखा, चूंकि 6 का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 और 3 मिलता है, यानी कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 और 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी संख्या n के लिए, अर्थात यह कभी नहीं हो सकती संख्या हमारी जो 6 है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वही संख्या हमारी 0 पर समाप्त होती है जिसके गुणनखंडों में क्या होता है बच्चों, एक बार 2 और 5 होता है। तो इसको आपको नोट करना है अच्छे बारीकी से। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 संख्या भाज्य है, क्यों है। अब हमें कोई संख्या को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर भाज्य संख्या होती क्या है, ये जानना जरूरी है। और भाज्य के साथ साथ में हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी जानना जरूरी है। चलिए तो पहले हम एक तरफ लेते हैं भाज्य और एक तरफ लेते हैं अभाज्य। तो बच्चों भाज्य संख्या क्या होने वाली है उसको देखिए, और अभाज्य संख्या क्या होने वाली है उसको देखिए। तो बच्चों भाज्य संख्याओं को समझो पहले आप। भाज्य संख्या होती है हमारी, जैसे 4 है 6 है, इधर हमारा 2 है 3 है, ये हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इनके गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा और 1 सभी में कॉमन रहता है। इसमें क्या होता है गुणनखंड, 2 गुणा और 3 गुणा 1 हो जाएगा। इसका एक और ले लो एग्जाम्पल, 8 ले लो, 2 गुणा 2 गुणा 1, एक मिनट, 2 गुणा 1, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। चलिए अभाज्य संख्याओं को भी जान लेते हैं क्या होता है। तो 2 गुणा 1 और 3 गुणा 1, ऐसा भाज्य में क्या है भाई जो अभाज्य में नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि इसके जो गुणनखंड है वो बच्चों कितने हैं, 3 हैं या फिर 3 से ज्यादा है, ये देखने को मिलता है, ये भाज्य संख्या होती हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड अगर 2 से ज्यादा हो गए तो वो संख्या भाज्य हो जाती हैं। अब हमें करना है अपने क्वेश्चन को, तो ये आपने क्लियर समझ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें अपने क्वेश्चन में लिखना है बच्चों क्या, पहली संख्या, पहले वाला जो पार्ट दिया उसको हम सॉल्व करेंगे। चूंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये संख्या दे रखी है, और एक पार्ट हमारा अलग होता है उसको हम देखेंगे बाद में, पहले हम एक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इन दोनों में से आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ इन दोनों संख्याओं में 13 आपको ऐसा दिख रहा होगा जिसको हम क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है भाई, कॉमन ले लिया तो क्या बचता है अंदर, 7 11 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि हमने 13 को कॉमन लिया है। जब कॉमन लेते हैं तो उसी संख्या का वापस भाग चला जाता है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहां पर क्या मिलता है बच्चों, 1 तो सभी में रहता है। अब देखिए एक संख्या 13 हो जाती है, एक अंदर सॉल्व करेंगे तो 78 हो जाएगी, 11 से 77, 77 और 1 78, और एक संख्या हमारी ये हो जाती है। अब बताओ कितनी संख्या बन गई, 3 संख्याएं। और भाज्य संख्याओं में क्या होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं, यानी कि 3 संख्याएं होती हैं, 1 और 2 और 3। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि इसलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 कैसी है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, भाज्य संख्या है यहाँ पर, समझे, क्योंकि 3 गुणनखंड निकल के आए हैं इसीलिए। अब इसको देखिए जरा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा
1 और प्लस 5 ये दे रखा है भाई। इसमें आपको कॉमन देखना है, पहले तो चूंकि लगा के लिखना है आपको, चूंकि ये संख्या हमें दे रखी है। अब हम इसमें से 5 कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या बचता है 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि हमने 5 को कॉमन निकाला है। अब देखिए कितनी संख्या बनती है बच्चों, एक तो ए बन जाती है और एक संख्या अंदर वाली बनती है, और एक 1 2 और 1 इसमें हम कॉमन लेते हैं, यही कॉमन सभी में होता है, एक तो 1 बिल्कुल। अब कितनी संख्या बनती है, 3 बनती है तो भाज्य है, नहीं बनती तो अभाज्य है। 1 2 और 3, चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, कई लोगों ने सॉल्व भी किया है इसको, और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। समथिंग 1009 के आसपास इसका आंसर आने वाला है। तो 5 हो गई, एक संख्या अंदर वाली हो चुकी है और एक ए हो चुकी है, तो 3 संख्या बन चुकी हैं। 3 संख्या बच्चों क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 कैसी है, एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या बच्चों, एक भाज्य संख्या है। क्लियर है, तो एक होता है आपका, बिल्कुल सरल सा आंसर था, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। आपको केवल इनमें 2 ही चीज समझना है, भाज्य संख्याओं में 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे और अभाज्य संख्याओं में 2 गुणनखंड होते हैं केवल, इसके अलावा न कम न ज्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये 7वें नंबर का क्वेश्चन होता है हमारा। चलिए, तो 7वें नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये खेल का मैदान है इस तरह से, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। बच्चों, इसको समझने के लिए आपको पहले इसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, फिर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भाई, सोनिया एक लड़की है, इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं उसको, और इसी मैदान का, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को भाई कितना टाइम लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः दोबारा वे कितने समय बाद मिलेंगे ये बताना है। भाई, एक मैं अपनी तरफ से समझाना चाहता हूँ आपको कुछ, कि जब सोनिया ने ये 18 मिनट चली तो एक राउंड लगाया, फिर उसने एक राउंड और लगाया तो कितना 18 मिनट फिर चली होगी, यानी कि 36 मिनट में उसने 2 चक्कर लगा दिए। अब रवि ने कितने चक्कर लगाए हैं 12 मिनट में, एक, फिर 12 मिनट में एक, फिर 12 मिनट में एक, यानी कि उसने भी 36 मिनट में 3 चक्कर लगा दिए, और उसने लगा दिए कितने, 2। ये तो केवल समझने के लिए था। चलिए, हम लिखते हैं इसकी लैंग्वेज, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं थोड़ी सी। आ जाओ यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखनी है क्या, सोनिया और रवि। तो सोनिया और रवि द्वारा पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगने वाला समय, 12 और 18, यही है दोनों, 12 और 18 का क्या करना है बच्चों, का LCM। अब हम क्या करते हैं, इसका LCM निकाल देते हैं। तो देखो, यहाँ लिखना है 12, यहाँ लिखना है 18, और इनका निकाल देते हैं पहले हम क्या, LCM, और फिर इसका LCM निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, पर हमें लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगी, जब भी हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 18, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिंग 12, 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 नंबे 18, और 3 से डिवाइड करेंगे 3 त्रिके 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो यहाँ 2 कितनी बार दे रखा है, 2 दे रखा है 2 बार, 3 कितनी बार दे रखा है, 1 बार दे रखा है, यहाँ 2 1 बार दे रखा है, और 3 कितनी बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है। इसको आपको हटा देना है, ये हमारा क्या, रफकार है। अब हमने क्या किया है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए हैं,
अब जब अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए तो एलसीएम निकाल दोगे। देखो एलसीएम में मैंने आपको क्या समझाया था, जो संख्या कॉमन होती है और जिसकी घात क्या होती है बच्चों, बड़ी होती है, उसको लिखा जाता है। तो इनमें ये भी कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, यानी कि दोनों जो संख्याएं दे रखी हैं तो दोनों में उनके गुणनखंड कॉमन आए हैं। तो यहाँ से बड़ी घात क्या होने वाली है बच्चों, 2 होने वाली है, 2 की घात 2। यहाँ से बड़ी घात कितनी, 3 की घात 2 होने वाली है। यानी कि हमारा इसका मान होगा 4, इसका होगा कितना 9, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 36। कितना 36। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा थोड़ी सी लैंग्वेज, जैसे इसी को हम मानते हैं मिनट, यानी कि 36 मिनट हमारा आ चुका है आंसर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी है, आपको क्या यहाँ अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है आपका बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व। तो कैसी लगती है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताना यार, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं इसको, यानी क्लास 10th का जो भी एग्ज़ाम है, वो जो भी आपके मैथ है उसके जो भी टॉपिक हैं आपके पूरे के पूरे क्लियर करेंगे, बारीकी से एक एक जान के समझ के। अगर कोई डाउट रहता है तो बताना ज़रूर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।